क्या इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। काकरोच आंदोलन ने उनके राष्ट्रवाद की हवा निकाल दी है, उनके हिंदुत्व की हवा निकाल दी है, उनकी बार-बार कहते हैं विकास की हवा निकाल दी है। ऐसे में बचा क्या? उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, दिमागी नक्सल उन्होंने कह दिया हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सोच सकता है, जो सोच के साथ साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है या अपनी बात भी कह सकता है। किस बात का डर है? क्या संसद से डर रहे हैं? क्या जनता से डर रहे हैं? क्या विपक्ष से डर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के सवालों से डर रहे हैं? क्या पत्रकारों से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 2029 इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत लाने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इनको बहुत दिक्कत होगी। मैं हार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ना मैं जीत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी तारीफ थी वो ये थी कि वो नैरेटिव बदलने में सिद्धास्त थे। वो हर एक नैरेटिव खत्म होता था, दूसरा नैरेटिव शुरू कर देते थे। 2024 के चुनाव के पहले से अगर आप देखिए, वो नैरेटिव बनाने की उनकी जो कुव्वत है, जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। नया नैरेटिव वो गढ़ नहीं पा रहे। अब मैं पत्रकारिता कैसे करूं, क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। अब हिंदू खतरे में लग ही नहीं रहा है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा भाषण क्या दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा पत्रकारिता क्या करूं। अब आपने भी मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मैं भी खतरे में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सवाल का जवाब दूं। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे तरीके से क्लूलेस नजर आ रहे हैं, एक हारे हुए प्रधानमंत्री, एक हारे हुए नेता के तौर पे नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, दिमागी नक्सल उन्होंने कह दिया हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सोच सकता है, जो सोच के साथ साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है या अपनी बात भी कह सकता है। और उस बयान के बाद हुआ कुछ यूं कि अब उनके मंत्री और संतरी, तमाम छोटे बड़े स्तर के नेता अब उस बयान को डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि हमने आपको नहीं कहा नक्सली, हमने आपको नहीं कहा नक्सली। रिजिजू साहब फरमा रहे थे कि ये 3 कैटेगरी होती हैं जिनको हम नक्सली कहते हैं। आर्टिकल 370 का जो विरोध करता है और फलां फलां करता है, हम विपक्ष को नक्सली नहीं कह रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या देश में नक्सलवाद है। तो या तो मनमोहन सिंह गलत है या नरेंद्र मोदी गलत है। आप सोचिए कि वो मनमोहन सिंह जिनको पेट पकड़ पकड़ के गालियां देते हुए, आलोचना करते हुए 10 साल गुजारे बीजेपी ने, अचानक उन मनमोहन सिंह का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। नरेंद्र मोदी क्या बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि अब शासन कैसे किया जाए? अब तो बड़ा लंबा वक्त बाकी है, 2-2.5 साल बचे हैं। कैसे कटेंगे 2-2.5 साल मोदी जी के और हमारे भी? आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सत्य हिंदी के संपादक और साथ साथ जो देश की राजनीति को बहुत करीब से देखते रहे हैं और शब्दावली पर उनकी खास एज ए मास कम्युनिकेटर उनका ये गौर करते हैं कि कोई किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इसका क्या असर होगा। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपसे यही प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो दिमागी नक्सल का जिक्र कर रहे हैं, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जो कह गए, मुंह से बात निकली तो नहीं, पूरी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और 15 अगस्त का ये कार्यक्रम था। ऐसी बात नहीं है कि कोई बाइट दे रहे थे मोदी जी और जुबान फिसल गई और अब उसका बचाव करते हुए नहीं बन रहा है। देखिए आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रधानमंत्री की एक खासियत है। खासियत क्या है कि वो अक्सर कुछ नए शब्दों को याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई शब्दावली गढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत साल पहले उन्होंने अर्बन नक्सल नाम का एक नया शब्द लोगों को दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये खान मार्केट गैंग है, तो खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल जैसे शब्द, और अब दिमागी नक्सल। ये जो शब्द है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोचकर इसके बारे में इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा। उनको लगा होगा कि ये तो एक शब्द है, एक जुमला हम डाल देंगे और उसके बाद हो सकता है इस देश का जो विमर्श जो इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के इर्द गिर्द चल रहा है वो वहां से हट जाएगा और चर्चा दिमागी नक्सल के ऊपर हो जाएगी और फिर पूरा फोकस अपोजिशन पे हो जाएगा। क्योंकि उनकी ये खास आदत है कि वो विपक्ष को अर्बन नक्सल, नक्सली, अराजकतावादी, एनार्किस्ट, एंटी नेशनल, ये सब घोषित करते रहे हैं। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको इन्हीं से शब्दों से सुशोभित करने की कोशिश करते रहे। अगर आप यहाँ चुनाव, अगर इनको वोट देंगे, ये चुनाव जीतेंगे, तो फिर जो पाकिस्तान के अंदर पटाखे फोड़े जाएंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो शब्द था, हमारे ख्याल से उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से नहीं देखा। क्योंकि अगर देखा होता तो 2 चीजों का तो कम से कम उन्होंने ध्यान रखा होता। एक, इस बात का ध्यान रखा होता कि एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल नक्सलवाद तो खत्म कर दिया मैंने। जब नक्सलवाद खत्म हो गया तो फिर दिमागी नक्सल कहां से पैदा हो गए? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी बात है। या तो नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है जैसा कि आप कहते हैं, तो फिर दिमागी नक्सल नहीं होना चाहिए।
अगर आप ये कहते हैं कि दिमागी नक्सल, इसका मतलब नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, वो जंगलों से हटके अब शहरों में आ गया है और यहां आपके लिए समस्या पैदा करा। तो एक तो ये अपने आप में विरोधाभासी बात है। दूसरी बात क्या है कि जब वो दिमागी नक्सल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसे समय में जबकि इस वक्त देश कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन से एक तरीके से पूरी तरीके से भाव विह्वल है, तो संदेश ये जाता है और इसने लगता है सरकार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया कि क्या दिमागी नक्सल का मतलब ये हुआ कि अब आने वाले समय में असहमतियों को और मजबूती के साथ कुचला जाएगा। क्योंकि आप किसी को भी दिमागी नक्सल कह सकते हैं, आरफा खानम भी दिमागी नक्सल है, मैं भी, आशुतोष भी दिमागी नक्सल है, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं। तो आपने दरअसल जिस संदर्भ में ये शब्द आया है, उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो ये वाकई में एक तरीके से असहमति के जितने भी बिंदु हैं उनको संदेश देने की कोशिश है, उनको चेतावनी देने की कोशिश है, उनको धमकी देने की कोशिश की गई। और जब तक वो इस बात को समझते इसका कुछ असर होगा, तो पी चिदम्बरम जैसे लोगों ने कहा कि आई एम ऑल्सो दिमागी नक्सल, और लोगों ने कहा मैं भी दिमागी नक्सल, अब करिए कार्रवाई अगर आपको कार्रवाई करनी है। तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि प्रधानमंत्री कोई बयान दे और उनका मंत्री आके उसमें सफाई देने की कोशिश करे। लेकिन इसमें जी, लेकिन आशुतोष जी इसमें फेल हो रहे हैं बुरी तरह से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सफाई देने के पीछे वजह क्या है? नरेंद्र मोदी तो ऐसी ऐसी बातें कह चुके हैं विपक्ष के लिए, पत्रकारों के लिए, एनजीओज के लिए, न सिर्फ के कह चुके हैं बल्कि बाकायदा कानून लाकर उनके ऊपर बड़ा सा पहाड़ गिरा रहे हैं कि पूरे तरीके से कुचल जाए सत्ता के बूट के नीचे। तो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। मैं ये जो पूछ रही हूँ वो आपसे ये कि इसका सिंबलिज्म क्या है जो एक तरह से माफी मांगते हुए इनके तमाम लोग नजर आ रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरे रिजिजू साहब ने लिस्ट तैयार की कि भाई आपको नहीं कह रहे, हम तो आपको नहीं कह रहे, हम आपको भी नहीं कह रहे, ये 3 तरह के लोग हैं, सिर्फ उनको कह रहे हैं। यानी कश्मीरी को तो आप हमेशा उसको तो कुर्बान कर ही सकते हैं, या और भी जो 2 इन्होंने बिंदु कहे हैं वो भी इसी तरह के हैं। तो ये बचाव जो है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री के माफी मांगने का तरीका है ये अपने मंत्रियों के जरिए, स्पोक्स पर्सन के जरिए माफी मांग रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? देखिए आरफा, हर राजनेता के करियर में एक ऐसा बिंदु आता है जब उसको वाकई में अंदर से डर लगने लगता है। तो जब भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल का जिक्र किया जाएगा तो प्री कॉकरोच जनता पार्टी, पोस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, इसका इसी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। प्री कॉकरोच जनता पार्टी वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मैं ईडी का इस्तेमाल करूंगा, सीबीआई का इस्तेमाल करूंगा, किसी सरकार को बर्खास्त कर दूंगा, किसी नेता को जेल में डाल दूंगा या कुछ भी कह दूंगा तो उसका असर होगा और लोग डरेंगे उसकी वजह से। कॉकरोच जनता पार्टी ने दरअसल उनके इस खौफ के साम्राज्य को पूरी तरीके से भरभरा के गिरा दिया है। अब अगर ये पहले वाली स्थिति होती तो निश्चित तौर पर जो है वो दिमागी नक्सल शब्द पर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पष्टीकरण, सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, न दिया जाता। अब उनको लग गया है कि पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया है कि यहाँ जेनजी और जो युवा शक्ति है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और वो अब इनके सामने डरने वाली नहीं, दबने वाली नहीं है। तो सरकार की जितनी बदनामी होनी थी वो बदनामी ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर कुछ नया शब्द लेकर आते हैं तो उनकी उस छवि को और नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो इनको दिक्कत इस बात को लेकर है, उनको हमसे दिक्कत नहीं, उनको आरफा से दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत है दरअसल उस युवा पीढ़ी से, कि जो युवा पीढ़ी एक जमाने में इनका सबसे बड़ा वोट बैंक होता था, फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने की कोशिश करते थे, अगर वो खुलेआम सड़कों पर उतर कर इनका मजाक उड़ाने की कोशिश करे, कुछ बच्चों ने गाली गलौज की भी कोशिश की जो नहीं करनी चाहिए थी, तो जब किसी नेता का मजाक उड़ने लगता है, जब उसको मॉक किया जाने लगता है और सार्वजनिक स्तर पर मॉक किया जाने लगता है, इसका मतलब यह है कि उसकी छवि अब पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। वैसे में आप एक नया बयाना मोल ले लें कि अर्बन नक्सल, और उसके बाद ये संदेश जाए कि दरअसल आप छात्रों के आंदोलन को या उनकी ऊर्जा को आप दोबारा क्रश करना चाहते हैं, तो उससे नुकसान इनको सबसे ज्यादा होने का डर था। इसी वजह से इन्होंने इस शब्द को स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है और इस शब्द को पुनः नए सिरे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अन्यथा मुझे कोई कारण दिखाई नहीं। देखिए ये डर कितना ज्यादा था कि 20 दिन तक संसद के अंदर, 20 दिन तक, यानी 20 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक ना तो प्रधानमंत्री सदन के अंदर दिखाई पड़े, ना गृह मंत्री सदन के अंदर दिखाई पड़े, एक स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौरान अपने एक मंत्री को सैक्रिफाइस भी इनको करना पड़ गया। तो क्या कारण था कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे थे, गृह मंत्री सदन में नहीं आ पा रहे? कहीं ना कहीं तो कोई चीज थी, कोई डर था कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया कहीं उसको अलग तरीके से ना लोग समझ लें, अगर मैं छात्रों के पक्ष में स्टेटमेंट दूंगा तो शायद गलत समझा जाऊंगा, छात्रों के खिलाफ दूंगा तो गलत समझा जाएगा। तो दोनों नेताओं ने चुप्पी साध रखी है और ये बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे बड़े नेता या पार्टी के कार्यकर्ता
वो लगातार जंतर मंतर आंदोलन को रबिश करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जो आरएसएस के प्रमुख हैं और जो सरकार के प्रमुख हैं, वो दोनों जेएनजी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीब विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो गई। लेकिन जोड़ के भी आशुतोष जी, नहीं मैं कह रही हूँ जोड़ के भी क्या कहते हैं। अब देखिए रमेश बुधूड़ी ने जो पहला इनका जो कॉन्क्लेव था, जेनजी आउटरीच कॉन्क्लेव महासम्मेलन हो रहा था, उसमें कह दिया कि जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो शरीफ घरानों के, सभ्य घरानों के लोग नहीं है, ये तो पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वालों के। तो इस तरह से इनकी आउटरीच हो रही है। लेकिन मैं आपको एक और बयान इस वक्त याद दिलाना चाहती हूँ। बीजेपी के सांसद और यूपी के वो डीजीपी भी रह चुके हैं बृजलाल, तो ये जो लूज कैनन्स हैं, ये असली क्या चल रहा है संघ के दिमाग में और बीजेपी के दिमाग में, ये हमें पता है। वो क्या कह रहे हैं, उनका बयान है कि दिमागी नक्सली हथियारों का नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में ये लोग प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, एनजीओ वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, कवि हैं और लेखक हैं, और ये सब लोग जो हैं लेख लिखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और युवाओं के मन में हिंसक विचारधारा भरते हैं। ये नक्सली जंगलों में रहने वाले नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो सोच तो यही थी। अब कितना भी बचाव कर लें, आपको नहीं लगता कि ये जो लूज कैनन्स हैं, जिनके जो मोटर माउथ होते हैं, बड़े बड़े मुंह होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो लोग, ये तो एक तरह से एक पोल खोल रहे हैं। नहीं, अच्छा है ना, बृजलाल जैसे लोगों को और बोलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा और बोलना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये जितना बोलेंगे उतना ही ये समाज के अंदर इरिटेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, और जितना इरिटेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग इनसे दूर होंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको दूसरे संदर्भ में भी मैं देखने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसके मूल स्वभाव में है शत्रु का भाव। मूल स्वभाव है इनका जो भाषा का संस्कार है उसमें एक अजीब तरीके की सिमिलरिटी दिखाई पड़ती है। ये शत्रु के संदर्भ में बात करते हैं, एनिमी के संदर्भ में बात करते हैं, टर्माइट के संदर्भ में बात करते हैं, आतंकवादी के संदर्भ में बात करते हैं, देश एंटी नेशनल के संदर्भ में बात करते हैं। ये जो वोकेबुलरी है, यह वोकेबुलरी पहले कभी नहीं थी। और ये जो भाषाई संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, ये कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गलती से निकल जाता है। ये बिल्कुल गलती से नहीं निकला हुआ। यही भाषा का संस्कार इनको सिखाया गया है, बताया गया। अन्यथा इस देश के शिक्षा मंत्री, जिनसे उम्मीद करती है कि सारगर्भित बातें करेंगे, वही जंतर मंतर पे जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उनको दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे। मतलब दहशतगर्दों की बी टीम। आप ये कह दीजिए कांग्रेस पार्टी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी की बी टीम, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब आप दहशतगर्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक उस भाषाई संस्कार की तरफ इशारा करता है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन, वो क्या कहती है, तो वायरस है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, जो उनके टीजी मोहनदास जैसे लोग हैं, जो कहते हैं अगर मैं वहां पे होता 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में मैं कर्फ्यू लगवा देता, फिर मैं 3 बार वार्निंग देता, फिर मैं उसको गोली चलवा देता, फिर लोग मरते तो मैं उनको अस्पताल पहुंचवा देता, और बच्चियों के बारे में बलात्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी के जो तीसरे नंबर के नेता है आरएसएस का अतुल्यमय, वो कहते हैं तो एंटी नेशनल है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। या बृजलाल जैसे जिस भाषा का आज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भाषा रमेश बिधूड़ी कहते हैं, या जो कंगना रनावत जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दरअसल यही इनका भाषा का संस्कार है, जिसमें शत्रुता भरी हुई, जिसमें नफरत भरी हुई है, जिसमें जहर भरा हुआ है। अब आप इसको जोड़ के देखिए, क्यों सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा गया? कुछ और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। क्यों राहुल गांधी को अपने हाइब्रिड बच्चा का? क्यों मनमोहन सिंह के बारे में आपने कहा ये तो रेनकोट पहन के छाता लगा के स्नान करते हैं? बाद में अरुण जेटली को माफी मांगनी पड़ी थी सदन के अंदर खड़े होके। ये सब इत्तेफाक नहीं है। जब अमित शाह असम और बंगाल जाते हैं तो टर्माइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी ये जो भाषा है, ये आपको बीजेपी इतर पॉलिटिकल पार्टी में ये भाषा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। वो आपको कहेंगे भाई आप गुमराह, ये छात्रों को मिसगाइड किया जा रहा, गुमराह छात्र हो गए हैं, इनको समझाने की जरूरत है। लेकिन ये सीधे शत्रु के भाव में आते। तो ये जो भाषा का संस्कार है इसमें, वो ये जो दिमागी नक्सल शब्द निकला, ये उसी भाषा संस्कार से निकला हुआ शब्द है, जिसमें एक तरीके की शत्रुता है। जी, मैं कह रही हूँ कि एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर जब हमें फाशीवाद पढ़ाया गया था तो उसमें यही बताया गया था कि जो आपके सामने जो आपका राजनीतिक विरोधी है, वो उसको डिह्यूमनाइज कीजिए, उसको इंसान के दर्जे से कम कर दीजिए, चाहे वो वायरस आप उसे कहें या उसे कॉकरोच कहें या उसको दिमागी नक्सल कहें, यानी कि उसकी लेजिटिमेसी ही खत्म कर दीजिए कि वो इंसान ही नहीं है, इंसान का दर्जा खत्म कर दिया गया। तो पूरे फाशीवाद के साइंस हैं। लेकिन मेरी समस्या कुछ और है। मैं एक बड़ी संकट में हूं इस वक्त। आशुतोष जी, निकालिए इस संकट से मुझे। संकट ये है कि भाई 12 साल से हमारे सामने जो नैरेटिव था वो ये था कि हिंदू खतरे में है।
तो हिंदू खतरे में है, तो नरेंद्र मोदी जी की बार बार जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि खतरे में इसलिए थे, कभी लव जिहाद हो रहा था, कभी लैंड जिहाद हो रहा था, थूक जिहाद हो रहा था, यूपीएससी जिहाद हो रहा था, पाकिस्तान आ रहा था, फिर नेपाल मॉडल आ गया, बांग्लादेश में क्या क्या हो गया, श्रीलंका में हो गया। इस सब के लिए बचाने के लिए हमको जरूरत पड़ी थी बार बार मोदी जी की। दूसरे फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अब जब मोदी जी की जरूरत पड़ी थी, विश्व गुरु बनने ही वाले थे हम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके बार बार कहने लगे कि मैंने संधि कराई है, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। अब मैं पत्रकारिता कैसे करूं, क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। अब हिंदू खतरे में लग ही नहीं रहा है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा भाषण क्या दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा पत्रकारिता क्या करूं। अब आपने भी मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मैं भी खतरे में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस सवाल का जवाब दूं। देखिए, जहां फांसीवाद शब्द पे ही लेके आते हैं इसको, आपने बहुत बिल्कुल सही सही बात की। जब आप हिटलर का मैन कॉफ पढ़ते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर दिया गया है, और उस चैप्टर के आखिरी पन्नों में साफ तौर पे लिखा गया है कि दरअसल इस देश को, जर्मनी को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं था, जर्मनी को सबसे ज्यादा खतरा अपने इंटरनल एनिमीज से था। ये जो अंदर बैठ के जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे, दरअसल इन्होंने जर्मनी को कमजोर किया, और चूंकि अंदर से ये कमजोर कर रहे थे, इसलिए बाहर के शत्रुओं की हिम्मत पड़ी। तो सबसे जरूरी काम ये है कि जो अंदर के टर्माइट है उनको हटाया जाए। ये एग्जैक्टली यही भाषा तो ब्रजलाल बोल रहे हैं, यही तो भाषा बोल रहे हैं, यही भाषा तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर हिंसा और अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, और ये दिमागी नक्सल से हमको बचने की जरूरत है। ये अलग अलग तरीके से दांव खेलने की कोशिश करते हैं। सवाल ये कि जब आपका ये नैरेटिव अब नहीं काम कर रहा, जब ये नैरेटिव काम नहीं कर रहा है और उनको लग रहा है कि इस नैरेटिव पे फैलाने से उनको नुकसान होने वाला है, तब क्या किया जाए। तो नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी तारीफ थी वो ये थी कि वो नैरेटिव बदलने में सिद्धास्त थे। वो हर एक नैरेटिव खत्म होता था, दूसरा नैरेटिव शुरू कर देते थे। 2024 के चुनाव के पहले से अगर आप देखिए, वो नैरेटिव बनाने की उनकी जो कुव्वत है, जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। नया नैरेटिव वो गढ़ नहीं पा रहे। अब चूंकि नया नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसे हुए, उससे निकलने का रास्ता वो खोज नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई समझदार राजनेता होता या कोई पढ़ा या उस तरीके से नेता होता, तो वो शिक्षा को देश के एजेंडे में लाके पूरे नैरेटिव को बदल सकता था, और जो बदनामी हो रही थी उस बदनामी को पॉजिटिव सेंस में चेंज कर सकता था। लेकिन उसमें आप क्या कहते हैं, आप लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग शुरू करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा शिक्षा का सुधार है। आप सोच लीजिए भाई, जिस पार्टी का शिक्षा का सबसे बड़ा सुधार ये होगा कि ऑनलाइन कोचिंग हम शुरू करेंगे, जबकि शिक्षा की सबसे बड़ी दिक्कतों में से ये कोचिंग संस्थाएं हैं, या जो प्राइवेट ट्यूशंस हो रहे हैं। बेचारा गरीब बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा इन कोचिंग सेंटर में, इसके पास इतने पैसे नहीं है, वो वहां जा नहीं सकता। तो ये जो उनकी सबसे बड़ी अक्षमता है, मुझे लगता है कि अब इसी अक्षमता को सारे पत्रकारों को देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, और इसमें से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज निकलेंगी आरफा जी, जो आपको भी पसंद आएंगी और मुझे भी स्टोरीज पसंद आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की तारीख में ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जिस नरेंद्र मोदी को हम लोग जानते थे, जिनके बारे में तस्वीर बनाई गई थी डिसाइसिव है। आज पूरी तरीके से एक तरीके से पैरालिसिस हमको दिखाई पड़ती है, और बीजेपी के कॉरिडोर से इस वक्त अलग अलग तरीके की कहानियां दिखाई पड़ती हैं, नेताओं के बीच में अनबन की बातें सुनाई पड़ती हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इस सरकार की कमजोरी को भांपना है, तो जो 20 दिन जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, उसको डिकोड करने की जरूरत है। आखिर क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री 20 दिन संसद के अंदर नहीं दिखाई पड़े, और इतिहास में बहुत ज्यादा नाम कलंकित ना हो, इसलिए आखिरी दिन आप आते हैं, 3 मिनट 10 सेकंड तक वहां बैठते हैं, और फिर अचानक स्पीकर महोदय कह देते हैं एडजर्नमेंट। तो क्या डर है, वो किस बात का डर है? क्या संसद से डर रहे हैं, क्या जनता से डर रहे हैं, क्या विपक्ष से डर रहे हैं, क्या राहुल गांधी के सवालों से डर रहे हैं, क्या पत्रकारों से डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? तो असल स्टोरी दरअसल इसमें है। अब चूंकि हमारे आपके उस तरीके के सोर्स नहीं है, ना हमारी आपकी पहुंच उस तरीके से कि हम नरेंद्र मोदी से सीधे बात कर सके या गृह मंत्री सीधे बात कर सके, तो हम शायद इसको डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो उस सिम्टम को पकड़ रहा हूं, जिस सिम्टम की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम उसको डिकोड करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हमारे सामने आएंगी, और हम उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अमित शाह जी का वो बयान मुझे याद आ रहा है, बेचारे से अमित शाह, जिसको आपने कहा था झुकी हुई कमर। वो बयान में कह रहे थे कि अंदर जाके भी मैं क्या करूंगा, और आखिरी वक्त में आए भी ये दोनों नेता। और आप सोचिए, वंदे मातरम गाते वक्त उनके मुंह से शब्द, उनको 2 लाइनें याद नहीं थी, और उसके बाद ही हाउस अडजर्न कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आशुतोष जी, अब समझने वाली बात यह है, आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो नैरेटिव से उन्होंने सत्ता को कंट्रोल किया हुआ था, अब इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगले
अगले 2.5 साल 3 साल कैसे कटेंगे? बहुत आसान नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब में होना है, कई और राज्यों में चुनाव होना है और वही कहीं ना कहीं भूमिका बंधेगी जो 29 तक के चुनाव की है। तो मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो यह है कि क्या कोई खतरनाक चीज हमारे सामने ऐसे आ सकती है जो इनके हाथ से फिसलता हुआ नैरेटिव है उसको काउंटर करने की कोशिश करें, क्योंकि अंडर एस्टिमेट तो इन ताकतों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, क्या विपक्ष का जो दिख रहा है आपको, जो उसकी स्ट्रेटजी है या लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, कुछ दिख रहा है? विपक्ष इसको इस हालात का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि पहली बार विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ अपनी अपनी भूमिका को निभाया है और अन्यथा ये कोई कारण नहीं जो मैं फिर दोबारा वापस लौटूंगा, थोड़ा सा मैं बोर भी करूंगा लोगों को कि 20 दिन तक सदन के अंदर नहीं आना। और राहुल गांधी ने जो फोकस रखा कि भाई ये बताइए कि पायलट गन चलाने का आदेश आपने दिया या किसी और ने दिया। इस सवाल का जवाब इस सरकार के पास नहीं था और ये वो अस्त्र था जिसकी काट इनके पास नहीं थी, क्योंकि अगर ये मानते कि मैंने आदेश दिया है तो वो कह रहे हैं आप कल्पेबल हैं, तब आप इस्तीफा दीजिए, और अगर आप मानते हैं कि आपने नहीं दिया इसका मतलब आप नाकारे हैं, आपने कम में है इसलिए आप इस्तीफा दीजिए। ये जो बहुत फोकस तरीके से पूरी चीजों को रखना और उस सवाल से ना दाएं होना ना बाएं होना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसमें अखिलेश यादव ने भी अच्छी भूमिका निभाई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी भी वो छात्रों के उस आंदोलन के साथ अपने आप को लगातार जोड़े। अब पुणे जाने वाले जहां सिर्फ बच्चियों से वो बातचीत करेंगे, तो कोटा के बाद देहरादून के बाद प्रयागराज और उसके बाद अब पुणे। यानी इस मुद्दे की ताकत को वो समझते हैं कि इसको संसद के अंदर भी रखना है और संसद के बाहर रखना है। और मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में यह हो गई है कि उसको एक साथ 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और कोई भी सरकार तब हिल जाती है जब सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जहां जमीन पे छात्रों का जेनजी का मूवमेंट चल रहा है, वो गांव स्कूल जाके स्कूल चेक कर रहे हैं, वहां कुछ दिक्कतें भी उनके सामने आ रही हैं और पॉलिटिकल लेवल पे अपोजिशन उनको किसी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं। अगर ये परिस्थितियां बनी रही, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलें और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए चलें, तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 2029 इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत लाने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इनको बहुत दिक्कत होगी। मैं हार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ना मैं जीत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग परिस्थितियां 1 हफ्ते के अंदर कैसे बदल जाती, ना आप जानती ना मैं जानता, कोई नहीं बदल सकता उसको। अभी 1 महीने पहले कोई कहता कि भाई ये बीजेपी की हालत इतनी खराब हो जाएगी, मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, तो कोई शायद कहते तो बेवकूफ आदमी, कुछ पता ही नहीं है। तो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि 2024 के में 240 सीटें उनको मिली। क्या 2024 के बाद पिछले 2 सालों के अंदर क्या बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई या बदतर हुई है? हर इंडिकेटर पे तो आप फेल है। इकोनॉमिक इंडिकेटर पे आप फेल है। रुपया आज 100 के आसपास चला है, पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे बढ़ते जा रहे हैं। विदेश नीति के मसले पर अमेरिका आपको, ट्रंप लगातार आपको जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आप शायद करेंगे भी नहीं। चीन से आपकी दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को जियो पॉलिटिक्स में लगातार इंप्रूव कर रहा है, लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हम अलग थलग पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल कोहेशन आपने पूरी तरीके से तोड़ दिया है। सरकार की छवि एक तरीके से खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से आपने सरेंडर किया, उससे आपका नेशनलिज्म खतरे में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राम मंदिर में चाहवा चोरी में आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो स्थितियां पहले से बदतर हुई हैं। ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि इनको 272 सीटें मिलने वाली है या मिल जाएंगी? अगर पहले से बेहतर, राज्यों के चुनाव आपने जरूर जीते हैं, लेकिन उस पर भी एक बड़ा गहरा सवाल लगा हुआ है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कहीं कुछ तो नहीं चल रहा। तो ये जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, इसमें इनके लिए उत्तर प्रदेश में बहुत दिक्कत आने वाली है। 2029 में उनको बहुत दिक्कत आने वाली है और इनके लिए राह आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी हो या जंग हो, या चुनाव हो या जंग हो, इसमें हमेशा राजा को बचाने की कोशिश की जाती है। जब राजा पूरी तरीके से बेनकाब हो जाता है, जब उसकी छवि को धूल धूसरित होने लगती है, जब उसके चेहरे से नकाब उतरने लगता है, तो जिसके बल पर आप चुनाव जीत रहे थे, तो फिर उसकी चुनाव जिताने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब उसकी चुनाव जिताने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वह अपने आप एक लायबिलिटी बन जाता है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की जो छवि 2019 के आसपास थी या 2024 के चुनाव के पहले थी, वो छवि बिल्कुल नहीं है। काकरोच आंदोलन ने उनके राष्ट्रवाद की हवा निकाल दी है, उनके हिंदुत्व की हवा निकाल दी है, उनके जो रिफॉर्म की कोशिश की बार बार कहते हैं विकास की हवा निकाल दी है।
ऐसे में बचा क्या? तो किस आधार पर लोग इनको 240 सीटें देंगे या किस बिल्कुल। आधार पर इनको 250 सीटें मिलेंगी? आखिरी सवाल और दो टूक सवाल, हाँ या ना में भी आप जवाब दे सकते हैं कि क्या इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन विद राइडर इन द सेंस, क्योंकि इस देश के अंदर चुनावी मैनेजमेंट का जो एक नया खेल शुरू हुआ है, और उसको भी हमें सामने रखना होगा अपना कोई भी आकलन करने के पहले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस बेहतरीन आकलन और विश्लेषण के लिए शुक्रिया आपका।